हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये हमारे इसकी क्लासेस जो हमारी चल रही थी उसमें आज जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। इसको मैं बुक के जरिए ना लाकर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। 1857 की क्रांति जो है वो कक्षा 8 और कक्षा 12 एनसीईआरटी की कक्षा 8 और कक्षा 12 दोनों में ही चैप्टर दे रखा है। तो जितने भी दोनों ही चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं इस आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बना दिए है और मुझे पता है आपने सबने 1857 की क्रांति पढ़ी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो आपको इस वीडियो में नए जानने को मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि एनसीईआरटी की बात हो रही है तो आपको पता है कि एनसीईआरटी के प्रश्न आजकल हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें 1857 की क्रांति टॉपिक दे रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला जो सबसे ऊपर मैंने लिया है वो 1857 की क्रांति के जो सामान्य तथ्य है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आप में से लगभग सभी को पता होंगे कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था, क्योंकि उस वक्त एक नई एनफील्ड राइफल जो थी उसका प्रयोग स्टार्ट किया था और उसके अंदर ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो एनफील्ड राइफल है उसकी जो कारतूस है, ठीक है, उसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, और सैनिकों को उसको मुंह से तोड़ना होगा। तो उससे उन लोगों को क्या लगा, जो सैनिक वगैरह थे उसमें से जो मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तो मुस्लिमों के लिए जो सुअर होता है उसका मांस जो है अपवित्र माना जाता है, जबकि जो हिंदू है उनके लिए गाय का मांस जो है वो मतलब उनको गाय का मांस उपयोग में लेना पवित्र नहीं माना जाता। ठीक है, तो दोनों के लिए ये क्या था, धार्मिक चोट थी दोनों के लिए कि अगर वो इसका प्रयोग करेंगे तो दोनों के धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो है प्रमुख कारण था उस वक्त, क्योंकि क्रांति एक सैनिक क्रांति के रूप में शुरू हुई थी और धीरे धीरे फैलते फैलते ये संपूर्ण भारत के अंदर एक जन विद्रोह का रूप इसने ले लिया था। ठीक है, तो तात्कालिक कारण मुझे पता है, आप सबको पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस का तात्कालिक कारण था। लेकिन अचानक से कोई क्रांति नहीं होती है, उसकी कहीं ना कहीं जड़ें जो है पीछे किसी अन्य चीज़ों के अंदर भी छुपी हुई होती है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि उसके अन्य कारण जो है वो किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से एक रबड़ को इतना खींचा गया कि अचानक से छोटी सी घटना होने से या छोटी सी अफवाह फैलने से उसने एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है इसकी योजना बनाई किसने थी। तो 1857 की क्रांति की जो योजना है वो लंदन के अंदर बनी थी और दो व्यक्ति थे, दोनों ही वहाँ पर अपने अपने जो शासक थे उनके केस लेकर लंदन गए हुए थे। एक का नाम है अजीमुल्ला खां और एक का नाम है रंगोजी बापू। ये 17 के थे रंगोजी बापू, ठीक है, और फैजाबाद के अजीमुल्ला खां। ठीक है, ये दोनों जो है वहाँ पर अपने जो शासक थे उसकी तरफ से पैरवी करने के लिए गए थे केस की, और वहाँ पर जब इनको सफलता नहीं मिली तो इन्होंने लंदन में बैठ के ही ये जो 1857 की क्रांति इसकी जो रूपरेखा है वो बनाई और इसकी तिथि तय की थी 31 मई। क्या तिथि तय की गई थी? 31 मई। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे कैसे कैसे क्रांति बढ़ी। सामान्य तथ्य है इसके कि क्रांति के समय जो इंग्लैंड है उसकी महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। वहाँ के ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो पामस्टन जो इसके वहाँ के तत्कालिक पीएम थे, ब्रिटिश पीएम। और भारत के जीजी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश भारत के अंदर उस वक्त जो प्रमुख सेनापति थे उनमें आपको 3 सेनापतियों के नाम अच्छे से याद रखना है। जब ये क्रांति प्रारंभ हुई थी तब जो प्रमुख सेनापति थे वो एनसन थे। जो ब्रिटिश भारत था ना, आपको पता है कि ब्रिटिश जो भारत है वो भी अनेक भागों में बटा हुआ था, जैसे रियासतें अलग थी, ब्रिटिश भारत अलग था। ठीक है, उसी प्रकार से जो ब्रिटिश भारत है उसके सेनापति थे एनसन। और जब क्रांति अंत हुई यानी कि क्रांति समाप्त हुई तब ब्रिटिश भारत के जो सेनापति थे वो कैंपबेल थे। एक अन्य जो सेनापति थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था वो थे पैट्रिक ब्रांट। तो ये तीनों नाम याद रखने, स्टार्टिंग में एनसन, लास्ट में कैंपबेल और एक अन्य पैट्रिक ब्रांट। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व जो किया था वो आपको बताया कि जो दिल्ली के उस वक्त हम कहते हैं अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, इसके बाद जो इनके बादशाह है इनको रंगून भेज दिया गया था क्रांति के बाद और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था राष्ट्रीय लेवल पर। और उस वक्त जो प्रतीक थी वो रोटी और कमल थी। रोटी जो है, देखिए, रोटी और कमल जो है इसको भी प्रतीक के रूप में रखना। इसके अंदर की आप चीज़ समझेंगे कि रोटी को ही क्यों रखा और कमल को ही क्यों रखा। तो देखिए, रोटी जो है वहाँ पर जन सामान्य जो है भाव उसको दर्शा
दर्शाती है, क्योंकि आपको पता है कि रोटी जनसामान्य की पहचान हुआ करती थी। और कमल जो है, कमल जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके प्रतीक के रूप में कमल को लिया गया, क्योंकि क्रांति ऐसी थी जिसमें अमीर और गरीब यानी कि उच्च और निम्न दोनों वर्गों ने भाग लिया था, इसलिए रोटी और कमल इसका प्रतीक रखा गया था। ठीक है, पूर्व निर्धारित तिथि मैंने बताया कि तिथि जो तय की गई थी वो 31 मई थी, और जो क्रांति है वो पहले ही प्रारंभ हो गई थी, यानी कि 10 मई को मेरठ की छावनी से ये क्रांति पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राइफल थी, ये जो नई राइफल जिसकी वजह से पूरी क्रांति की रूपरेखा तैयार हुई थी, इससे पहले एक राइफल चलती थी, उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। यानी कि पूछ सकते हैं कि जो एनफील्ड राइफल है, इससे पहले कौन सी राइफल चलती थी, तो ब्राउन बेस राइफल चलती थी। और क्रांति के समय जिस राइफल का यूज हुआ था वो थी एनफील्ड राइफल। ठीक है, और भारत में इस राइफल को कब और किसने लागू किया था, तो भारत में ये जो राइफल है ये दिसंबर 1856 में लागू हुई थी, और हेनरी हार्डिंग द्वारा, हेनरी हार्डिंग अच्छे से नाम याद रखिएगा, इसके द्वारा दिसंबर 1856 में ये राइफल जो है ये भारत के अंदर लागू की गई थी। इसका जो प्रयोग है एनफील्ड राइफल का, ये आपको पता है सबसे पहले क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था किस किस के मध्य हुआ था, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस। एक तरफ तो तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस थे और एक तरफ रशिया था, तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था इसके अंदर इस राइफल का सबसे पहला सफल प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये जो राइफल है ये इसका उत्पादन कहाँ होता था, तो ब्रिटेन की एक कंपनी है, हो सकता है कि पूछ ले कि एनफील्ड राइफल जो है इसका उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो ब्रिटेन की कंपनी है आर्चर बुल्विच कंपनी है, उसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता था। ठीक है, ये बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें हैं जो एक क्रांति के बेस होती है, क्रांति के प्रारंभ होने से पूर्व। ठीक है, अब ये हमने तात्कालिक कारण सबको पता है, कुछ राजनीतिक कारण है वो भी सबको पता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि वेलेजली की सहायक संधि जो है और एक जो है डलहौजी की हड़प नीति, ये दोनों उस वक्त प्रमुख राजनीतिक कारण माने जाते हैं। वैसे तो अन्य भी थे, लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक कारण है वो भी इससे माने जाते हैं। पहले वेलेजली की सहायक संधि 1798, देखिए वेलेजली की जो सहायक संधि है 1798 वाली, उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि वेलेजली की सहायक संधि में सबसे पहले संधि किसने की थी, अंत में किसने की थी, या उनका क्रम बताइए। ठीक है, और उनके सन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक क्रम लिखा है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसकी छोटी सी ट्रिक भी मैंने साइड में लिख दी है क्योंकि आपको ये अच्छे से याद रखना है। देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, हिम्मत देखो अंग्रेजों की, इन्होंने पीबीसी से क्या कर ली, सहायक संधि कर ली, कि हिम्मत तो देखो इन अंग्रेजों की, इन्होंने पीबीसी से क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। तो हिम्मत है ना, ऐसे तो हो जाएगा हैदराबाद, में से हो जाएगा मैसूर, और तय से हो जाएगा तंजौर। अब आप लास्ट में इसको बोली हिम्मत, त के आगे अ की ध्वनि आ रही है, तो ऐसे हो जाएगा अवध। ठीक है, तो हिम्मत के अंदर 4 हो जाएंगे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। ठीक है, फिर देखो अंग्रेजों की, इन्होंने पीबीसी से, पीबीसी का मतलब हो जाएगा पी से पेशवा, बी से भोसले, यानी कि भोसले जो थे वहाँ के शासक मराठा, और एक सिंधिया। ठीक है, तो पेशवा, भोसले और सिंधिया ये तीनों आ जाएंगे पीबीसी। ठीक है, तो हिम्मत देखो अंग्रेजों की, इन्होंने किससे संधि की है, पीबीसी, जो वहाँ पर उससे पहले मराठाओं के बहुत ही अच्छा और खुकार शासन माना जाता था, तो इनकी हिम्मत है अंग्रेजों की, इन्होंने क्या की, पीबीसी से संधि की है। ठीक है, ठीक है, इस ट्रिक में हमने इनका क्रम देखा है। अब आपको ईयर कैसे याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग कब से हुई थी सहायक संधि की, तो 1798 याद रखना है आपको, 1798 फर्स्ट में लिखेंगे 1798, उसके बाद में क्योंकि आपको ये तो क्रम याद रहेगा, फिर उसके आगे एक एक जोड़ते हुए जाइए। देखिए सेकंड नंबर पे जो है मैसूर और तंजौर को एक रखिएगा, क्योंकि दोनों ने 1799 में की थी, अवध ने 1801 में की थी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अवध की हर हाल में डेट याद रखनी, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें ये डेट कम से कम 2 या 3 बार दे रखी है। ठीक है, तो अवध का जो सहायक संधि है वो 1801 में हुई थी, और अंग्रेजों ने जो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था वो 1856 में हड़प लिया था। ठीक है, तो पेशवाओं के साथ 1802 में, और भोसले और सिंधिया ने 1803 में अंग्रेजों से क्या की थी, सहायक संधि कर ली थी। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक से ये क्रम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डलहौजी की हड़प नीति, तो 1798 में वो, और 98 से 48। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखिएगा, डलहौजी की कब की है, 1848। ठीक है, क्रम याद रखेंगे हम। एक ट्रिक है कि सजे संभल कर बहू, क्योंकि वो क्या है, नाजुक है। एक बहू के बारे में कहा गया है कि वो संभल कर सजे, क्योंकि वो क्या है, नाजुक है। ठीक है, तो सजे संभल कर बहू, वो नाजुक है, तो बहू को आपको इसी प्रकार से याद रखना है, और नाज जगह जगह जुक याद रखना है। ठीक है, तो से हो जाएगा सतारा, जे से हो जाएगा जेतपुर, संभल से हो जाएगा संबलपुर,
ब से हो जाएगा बगाट और उ से हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। ना से हो जाएगा नागपुर और झुक से हो जाएगा झांसी, ठीक है। झू से झांसी हो जाएगा, ना से नागपुर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट सी ट्रिक है और आपको इससे इसका जो क्रम है वो याद रह जाएगा। हमें स्टार्टिंग करनी है 1848 से। सतारा का सबसे पहले विलय हुआ था हड़प नीति के तहत। उसके बाद में जयपुर और संबलपुर दोनों का एक साथ हुआ था 1849 में, जैसे वहाँ पर हुआ था ना मैसूर और तंजौर का, ठीक है। इसके बाद में बगाट 1850 के अंदर, बीच का स्किप हो जाएगा 1850 के बाद में 51 स्किप हो जाएगा। फिर 1851 स्किप करने के बाद हम देखेंगे उदयपुर जो 1852, इसके बाद में नागपुर 1853 और झांसी 1854। तो सजीव संभल कर बहु नाजुक है, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं सैनिक कारण। तो सैनिक कारण क्या थे? देखिए, सबसे पहले क्रांति जो है सैनिकों के रूप में ही प्रारंभ हुई थी। आपको पता है जो थे मंगल पांडे जो थे, जिन्होंने बैरकपुर छावनी से प्रारंभ किया था और उन्होंने जो चर्बी वाले कारतूस हैं उनका उपयोग करने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद में उनको वो 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 29 मार्च को उन्होंने 2 अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बागुन की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद में 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई थी, जहाँ से क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद में क्रांति हुई थी मेरठ के अंदर। उसके बाद में मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने दिल्ली जाकर दिल्ली में क्रांति की और वहाँ पर जो बहादुर शाह जफर है उसको अपना नेता घोषित कर दिया था। और उसके बाद में लगातार ये क्रांति जो है पूरे भारतवर्ष में बढ़ती चली गई, ठीक है। तो सैनिक कारण सबसे प्रमुख माना जाता है और उसमें जो सैनिकों की शुरू से ही उनके साथ जो दोगला व्यवहार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जैसे कि जो अंग्रेज अधिकारी और जो अंग्रेज सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे उनमें भी अंतर था। अंग्रेज सैनिकों को अधिक वेतन मिलता था, भारतीय सैनिकों को कम, भले पोस्ट सेम हो, पद सेम हो, फिर भी वेतन में अंतर था। इसके अलावा जो 1854 का एक डाक अधिनियम था, जिसमें जो भारतीय सैनिक थे वो अगर डाक सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो उनको उसके ऊपर क्या देना होगा? शुल्क देना होगा। तो देखिए, कुछ अधिनियमों के नाम दे रखे हैं, आपको ये अधिनियम के नाम अच्छे से याद रखना है। डाक अधिनियम 1854 का डाक अधिनियम। 1856 का एक अनिवार्य सेवा भर्ती अधिनियम था। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि सब भारतीयों की सोच थी कि अगर हम समुद्र पार करके जाएंगे तो हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो समुद्र की राह से यात्रा करना शुभ नहीं मानते थे या फिर अच्छा नहीं मानते थे। तो जब अंग्रेज थे वो बाहर के देशों में युद्ध करने के लिए जब भारतीय सैनिकों को लेकर जाते थे तो वो क्या करते थे, जो समुद्री यात्रा है उसे मना कर देते थे, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1856 में एक अनिवार्य सेवा भर्ती अधिनियम बना दिया कि अब चाहे वो माने चाहे ना माने, उनको समुद्र की यात्रा करके उनका जो युद्ध वगैरह है वो लड़ने जाना ही होगा। तो एक अनिवार्य कर दिया इसको, ठीक है। समुद्र पार जाने का जो नियम है वो अनिवार्य कर दिया 1856 के अंदर, ठीक है। इससे भी क्या हुआ, वो आक्रोशित हो गए। इसके अलावा जो भोजन दिया जाता था, जो भारतीय सैनिक थे उनको जो भोजन दिया जाता था वो भी खराब भोजन दिया जाता था, दूसरे दर्जे का व्यवहार उनसे किया जाता था, जबकि पद सिमिलर होते थे अंग्रेज और जो भारतीय थे उनके, फिर भी उनके साथ जो व्यवहार है वो दूसरे दर्जे का किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे सैनिक कारण। इसके अलावा कुछ मैं आपको अन्य कारण बता देती हूँ। नीचे देखते हैं धार्मिक कारण और कुछ सामाजिक कारण। उनमें से भी मुख्य जो है सामाजिक कारण है, क्योंकि धार्मिक कारण तो मैंने आपको एक बता ही दिया कि जो उनके धर्म है उनको नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन दे दी और ईसाई मिशनरी जो है वो अंग्रेजी जो भाषा है उसका प्रचार प्रसार करने लगे, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे और साथ ही साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो भारतीय है उनको ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और उनको इसके लिए पैसे भी देने लगे, लोभ लालच देने लगे। तो धीरे धीरे क्या उनके धर्म पर भी आघात हो रहा था भारतीयों के, ठीक है। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण रहे, जैसे जो सामाजिक रीति रिवाज वगैरह थे उनको जो अंग्रेज है उन्होंने परिवर्तित करना शुरू कर दिया था। इससे भी जो भारतीय थे उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक जो पक्ष है उस पर आघात होते हुए देखकर उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। जैसे कि सती प्रथा अधिनियम, आपको पता है बेंटिंग के द्वारा 14 दिसंबर 1829 को निषेध कर दिया गया था, सती प्रथा निषेध अधिनियम, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह किया गया था 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है। और ऐसा होता था कि जैसे राजा वगैरह जो है उनके अगर पुत्र नहीं है, ठीक है, तो वो अपना वंश चलाने के लिए या उत्तराधिकारी के लिए पुत्र गोद ले लिया करते थे, ठीक है। तो
ये जो अंग्रेज है इन्होंने धीरे धीरे जो दत्तक पुत्र होता था या गोद लिया हुआ पुत्र होता था उस पर पाबंदी लगा दी या उसको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से विद्रोह का कारण बना। इसके अलावा मैंने 4 चर्बी वाले कारतूस आपको बता दिए, ईसाई मिशनरी मैंने आपको बता दी, और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। इसमें क्या हुआ करता था कि पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति है लोभ लालच में या किसी दबाव के कारण अगर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था, ठीक है, तो जो उसके परिवार के लोग थे वो क्या करते थे, उसको संपत्ति से बेदखल कर देते थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसी वजह से ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करते थे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने एक नियम बना दिया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। इसके तहत अगर आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं फिर भी आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो पूर्वजों की संपत्ति, उस पर आपका अधिकार बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये अधिनियम बनाने की वजह से भी जो भारतीय है वो अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। ठीक है, तो ये कुछ धार्मिक जो सामाजिक कारण है और जो सैनिक कारण है और जो राजनीतिक कारण है वो सब मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में हम देखेंगे जहाँ जहाँ पर जो स्थान है वहाँ पर 1857 की क्रांति हुई, उनका नेतृत्व किस किस ने किया, संपूर्ण भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट है देखिए, जो एनसीईआरटी में दे रखे वो तो आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जगह दे रखी है, मैंने लगभग सब यहाँ पर लिख दी है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने लिखे हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थान, नेतृत्व, तिथि और उनका दमन करने वाले व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले हम देखेंगे मेरठ के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व करने वाले हैं उसके अंदर 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो कदम सिंह, एक धन सिंह और एक शामल जो थे इन्होंने यूपी का जो एक परगना था वहाँ पर भी इन्होंने विद्रोह किया था, तो आप इसका भी अलग से नाम याद रख सकते हैं। बाकी तीनों का साथ में याद रखेंगे मेरठ के लिए। मेरठ में जो क्रांति हुई थी वो 10 मई को हुई थी और 10 मई को यहाँ पर क्रांति हो गई और इसके बाद में यहाँ के जो विद्रोही थे यहाँ पर क्रांति करने के बाद दिल्ली चले गए और अगले ही दिन 11 और 12 मई दोनों दी जाती है, बुक के अंदर दोनों दे रखी है। 11 और 12 मई को इन्होंने कहाँ पर क्रांति कर दी थी, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो 10 मई को मेरठ के अंदर क्रांति हुई थी और इसका दमन करने वाले व्यक्ति का नाम है R.H. डनलप। ठीक है, और जो मेरठ के अंदर क्रांति हुई थी उसमें 2 सैनिक अधिकारियों की मृत्यु मतलब हत्या कर दी गई थी, उसका नाम है बाग और ह्यूसन। ठीक है, इसके बाद ये बाग और ह्यूसन जो है ये वो व्यक्ति है जिसकी मंगल पांडे ने हत्या की थी ना, बाग और ह्यूसन। ठीक है, तो मंगल पांडे के द्वारा जो 2 व्यक्तियों की हत्या की गई थी वो थे बाग और ह्यूसन। इसके बाद में नेक्स्ट है दिल्ली के अंदर जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 11 मई 1857। ठीक है, दोनों डेट याद रखे, तो 11 और 12 मई। इसका जो दमन किया था वो निकलसन और हडसन ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि इनको पकड़ के और इनके जो 2 पुत्र थे उनकी हत्या कर दी थी और बहादुर शाह जफर और जो इनकी पत्नी थी इन दोनों को रंगून जेल भेज दिया था और वहाँ पर जो नवंबर 1862 है वहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा है अवध और लखनऊ में एक विशेष डेट दे रखी है 30 मई। ठीक है, तो अगर आप लखनऊ का अलग याद रखेंगे तो 30 मई, और अवध जो संपूर्ण अवध है या फिर लखनऊ है वहाँ का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, जो वाजिद अली शाह थे जिनको जो लखनऊ है या जो अवध है वहाँ के राजा के पद से हटाकर और इनको कलकत्ता भेज दिया था। तो इस वजह से और फिर कुशासन का आरोप लगाकर इनका जो अवध है उसको हड़प लिया था। तो इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था और ये इसका जो दमन इसका अवध के विद्रोह की जो डेट है वो है 4 जून। ठीक है, अवध की, और लखनऊ की याद रखेंगे आप 30 मई। ठीक है, तो 4 जून 1857 में लगभग पूरे अवध के अंदर विद्रोह हो चुका था और इसको दबाने वाले जो थे मार्च 1858 के अंदर कैंपबेल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे झांसी में आप सबको पता है लक्ष्मीबाई जिसे महल परी भी कहा जाता है, महल परी कहेंगे बेगम हजरत महल को और लक्ष्मीबाई को कहते हैं महल परी। 4 जून को यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था और इसको दबाने वाले आप सबको पता है ब्यूरस थे। जून 1858 में लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ग्वालियर में तात्या टोपे ने जो है वो नेतृत्व किया था और ये भी 4 जून को हुई थी और यहाँ पर भी दबाने वाले जो थे ब्यूरस थे। इसके अलावा कानपुर के अंदर नाना साहब है, नाना साहब ने 5 जून 1857 को कानपुर के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किया था और यहाँ पर जो इनका दमन करने वाले थे वो थे कैंपबेल और हेवलॉक। ठीक है, इसके अलावा इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली जो है इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था 6 जून 1857 को और विद्रोह का दमन करने वाले थे जनरल नील। बरेली के अंदर बख्त खान जिसे खान बहादुर खान की उपाधि दी गई थी और इन्होंने जून 1857 में यहाँ के नेतृत्व किया था और विंसेंट आयर जो थे इन्होंने इसका दमन किया था बरेली के विद्रोह का। ठीक है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे जिनको डंका शाह भी कहा जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि डंकाशाह क्यों कहते थे, ये कहीं पर भी जब जो प्रचार प्रसार करते थे ना क्रांति का, तो ये क्या पालकी में बैठ के जाते थे और इनके आगे जो है 2 व्यक्ति होते थे जो डंका बजाते हुए जाते थे कि मौलवी जो है, मौलवी साहब आ रहे हैं और वो प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर भी डंका बसा होता था तो लोगों को लग जाता था कि अब क्या है, मौलवी साहब आ रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा, डंकाशाह कहा जाने लगा था। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जिन्हें डंकाशाह की उपाधि दी गई थी और जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया था और इसका जो दमन करने वाले थे क्रांति के वो थे रेनाड। ठीक है, अब आप नेक्स्ट याद रखेंगे जगदीशपुर जो बिहार के अंदर है, यहाँ पर वहाँ के जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, इन्हें बूढ़ा शेर कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, ताकतवर और बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। ठीक है, इसलिए इनको बूढ़ा शेर कहा जाता था क्योंकि ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे क्रांति के। तो बाबू कुंवर सिंह थे, इन्होंने जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया 12 जून 1857 को, और विलियम जो टेलर थे इन्होंने इस क्रांति का दमन किया था। ठीक है, अववा के अंदर जो राजस्थान में है, ठाकुर खुशहाल सिंह ने इनकी क्रांति का नेतृत्व किया था सितंबर 1857 में, और होम्स जो थे इन्होंने क्रांति का दमन किया था। ठीक है, ये तो कुछ प्रमुख डेट है, स्थान भी है प्रॉपर और दमन करने वाले भी है। ठीक है, अब कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि कहाँ पर और किसने क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो क्योंकि पूरे भारत की क्रांति हम पढ़ रहे थे 1857 की, तो आपको कुछ कुछ जगह है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको मैप के जरिए समझा देती हूँ। जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, ये भारत का मैप है। तो इसके अंदर यहाँ पर पंजाब जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाले में नारनौल जो जगह है वहाँ पर राव तुलाराम जो है इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद में जो हरियाणा के अंदर ही मेवात क्षेत्र, देखिए वर्तमान में जो कुछ राजस्थान का हिस्सा मेवात जो क्षेत्र है, पहले मेवात क्षेत्र कहा जाता था, उसमें राजस्थान के अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र और जो हरियाणा वाला क्षेत्र है वो आता था। ठीक है, तो मेवात वर्तमान का कुछ राजस्थान का हिस्सा और कुछ हरियाणा का हिस्सा, वहाँ पर सदरुद्दीन जो थे इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर सतारा के अंदर रंगोजी बापू ने क्रांति का नेतृत्व किया था, और कर्नाटका के अंदर छोटा सिंह जो थे इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। पंजाब के अंदर आप याद रखेंगे जो कूका विद्रोही थे, एक जो विद्रोही सेना है उसका नाम है कूका विद्रोही, एक कूका जो थे व्यक्ति का नाम है, उसके नेतृत्व में विद्रोहियों की एक सेना थी। ठीक है, कोल्हापुर के अंदर जो अण्णाजी फडणवीस है, अण्णाजी फडणवीस है, उन्होंने यहाँ कोल्हापुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। लास्ट में केरल में हम देखेंगे 2 थे, एक तो विजय कुदारत कुंजीनामा है और एक कौन सरकार है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केरल में कौन विजय हुआ, तो केरल में कौन विजय हुआ, तो कौन सरकार और विजय कुदारत। ठीक है, और इसमें गोलकुंडा के अंदर आप याद रखेंगे चिंता भूपेश। कैसे याद रखेंगे कि गोलकुंडा अभी पहले आंध्र प्रदेश में आता था, अभी वर्तमान में तेलंगाना के अंदर आता है कि कुंडा हो गया। ठीक है, यानी कि बहुत भारी नुकसान हो गया, कुंडा हो गया, तो अब क्या होगी, सबको चिंता होगी। तो ठीक है, गोलकुंडा में चिंता भूपेश आप याद रखेंगे। कर्नाटका का छोटा सिंह से याद रखेंगे कर्नाटका, मतलब ऐसे आता है काट दिया, कर्नाटका है ना, तो काट दिया, छोटा हो गया, काटने से क्या हो गया, वो छोटा हो गया, तो कर्नाटका का याद रखेंगे छोटा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे, नेक्स्ट है कोल्हापुर कर्नाजी हो गया, कूका विद्रोही हो गया। इसके अलावा कुल्लू ऊपर जो HP हिमाचल प्रदेश है वहाँ के 2 थे, एक तो वीर सिंह थे और एक प्रताप सिंह थे। ठीक है, इसके अलावा मथुरा में आप याद रखेंगे देवी सिंह। कैसे याद रखेंगे, मथुरा है देवी देवताओं की भूमि है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन है, देवी है। ठीक है, देवी सिंह है। ठीक है, असम में याद रखेंगे एक मणिराम थे, इन्होंने वहाँ पर एक व्यक्ति थे कर्दपेश्वर, इनको राजा घोषित कर दिया था। तो मणिराम और कर्दपेश्वर दोनों ही आप याद रखेंगे, कंदपेश्वर। इसके अलावा गोवा के अंदर आप याद रखेंगे दीपूजी रागा। ठीक है, गोवा दीपूजी रागा। मद्रास चेन्नई जो है वहाँ पर आप याद रखेंगे एक तो थे गुलाम गोज और एक सुल्तान बख्श। ठीक है, तो मद्रास के अंदर गुलाम और सुल्तान दोनों ही थे। ठीक है, चिन्नापल्ली ये आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, वहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, बस इतना याद है कि अंग्रेजों के विरुद्ध वहाँ पर क्या चिपकाए गए थे, पर्चे चिपकाए गए थे। ठीक है, उड़ीसा के अंदर 2 राजकुमार थे, एक का नाम था सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। तो उड़ीसा के अंदर 2 शाही बंधु सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही जो राजकुमार थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक स्पेशली डेट दे रखी है, केवलरी लाइनों में विद्रोह, एक बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, तो इसकी डेट भी आप याद रखेंगे, NCERT में दे रखा है। 3 जुलाई 1857 को 3000 विद्रोहियों ने बरेली से दिल्ली आकर
कहाँ से आए थे ये विद्रोही? 3000 बरेली से आए थे दिल्ली, और जो दिल्ली में कैवेलरी लाइनें थी वहाँ पर इन्होंने युद्ध कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा मांडला राजगढ़ जो है एमपी के अंदर, वहाँ पर एमपी की अवंतीबाई, आप सबको पता होगा, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा सिंह भूमि, जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर सिंह भूमि है, और वहाँ पर जो कोल आदिवासी थे उनका नेतृत्व किया था गोनू ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जगह थी, क्षेत्र थे, और वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के नाम थे। तो कुछ एक के नाम मैंने आपको याद करवा दिए, और कुछ एक के आप नॉर्मल है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं क्रांति का स्वरूप, यानी कि क्रांति को किस किसने क्या क्या स्वरूप दिया है, ये क्या क्या माना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात स्टार्ट करते हैं वीर सावरकर से स्टार्ट करते हैं। वीर सावरकर जो थे ना, इन्होंने क्रांति है उसके ऊपर 1907 के अंदर एक बुक लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857। और इसमें इसको क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? वीर सावरकर ने कहा था, ठीक है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, और कब लिखी थी? 1907 के अंदर लिखी थी, ठीक है। पूछा जाता है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 जो बुक है किसकी है? तो वीर सावरकर की है, ठीक है। नेक्स्ट है आर सी मजूमदार, इन्होंने द सिपोई म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपोई म्यूनिटी इतना सा भी पूछा जाता है, और पूरा बुक का नाम भी पूछा जाता है। किसकी है? तो मजूमदार की है, और इसमें इन्होंने इस विद्रोह को क्या कहा है? सिपाही विद्रोह कहा है, और ये भी कहा है कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ठीक है, इसने हर तरीके से इसको नकार दिया है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, देखिए भारतीयता बेचारे पर जरूर कोई ना कोई क्या रही होगी? मजबूरी रही होगी। मजूमदार था, मजबूर था, इसलिए इसने कहा न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रेली, ये जो ब्रिटिश संसद है उसके जो कह सकते सांसद थे, ये व्यक्ति थे। इन्होंने इसको जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है। डिज़रेली जो है इन्होंने क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और राष्ट्रीय विप्लव कहने वाले कौन थे? डॉक्टर ताराचंद थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रेली ने, और राष्ट्रीय विप्लव ताराचंद ने कहा था। एक थे दुर्गादास बंदोपाध्याय, इन्होंने भी क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। तो सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह तो क्या कहा था? मजूमदार ने कहा था, और सैनिक विद्रोह कहा था दुर्गादास बंदोपाध्याय ने। सर सैयद अहमद खान जो है इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा था, ठीक है। और ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ये बिजनौर के सदर अमीर पद पर थे, इसलिए इनकी बुक की 2 रचनाएं हैं, जिसमें एक का नाम है बिजनौर की बगावत, और एक है असबाब बगावत हिंद, ठीक है। 2 बुक से पूछी जा सकती है, सैयद अहमद खान ने लिखी है। और ये 1857 की क्रांति के कारणों पर, ठीक है, क्रांति पर लिखने वाले नहीं बल्कि क्रांति के कारणों पर पुस्तक लिखने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। कौन? सर सैयद अहमद खान। कहाँ के थे? ये बिजनौर के थे, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। किसने कहा था? और डिज़रेली ने कहा था, ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्रोह सुरेंद्रनाथ सेन, ये सरकार की तरफ से उस वक्त इस पर बुक लिखने के लिए जो क्या कह सकते हैं नियुक्त किए गए व्यक्ति थे, इनका शॉर्ट नेम है SN सेन, ठीक है, SN सेन। और इनकी पुस्तक का नाम ही क्या है? 1857, ठीक है, 1857। इनकी बुक का नाम है 1857 या 1857, ठीक है। और इनको सरकार की तरफ से पहले किया गया था नियुक्त। तो इनका नाम है इन्होंने कहा था कि धर्म रक्षा के लिए प्रारंभ हुआ ये युद्ध, क्योंकि आपको पता है कि जो चर्बी वाले कारतूस उसके विरोध में हुआ था। तो धर्म रक्षा के लिए प्रारंभ हुआ ये युद्ध शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और जो मेरठ की क्रांति हुई थी उसको इन्होंने क्या संज्ञा दी? इन्होंने कहा कि जो मेरठ की क्रांति है वो गर्मी की जो आंधी होती है ना, जो अचानक से आती है और कुछ समय के लिए आती है, तो इन्होंने कहा कि मेरठ की क्रांति जो है अचानक और अल्पकालिक बताया है, ठीक है। किसने बताया? SR सेन ने बताया। तो आपको जो कथन देकर पूछ सकते हैं कि किसने कहा था, या फिर नाम देकर पूछ सकते हैं कि इनका कथन क्या था। तो अच्छे से याद रखिएगा, लमसम जितने भी कथन हैं वो सारे मैंने आज के इसमें ले लिए हैं। तो नेक्स्ट है जेम्स आउट्रम जो है, इन्होंने भारतीय जो अंग्रेज है उनके विरुद्ध षड्यंत्र बताया। तो इसको भी याद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए आउट्रम से आपको याद आ रहा है कोई बाहर का व्यक्ति है, आउट व्यक्ति है, कोई बाहर का व्यक्ति है। तो भारतीय हमारे देश के हैं, और आउट्रम यानी कि भारतीयों ने बाहर के व्यक्तियों के विरुद्ध क्या किया है? षड्यंत्र किया है। तो भारतीयों का बाहर के व्यक्ति कौन? अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र जेम्स आउट्रम। होम्स याद रखेंगे, देखिए आउट्रम बाहर का बात बता रहा है, होम्स बता रहा है घर के, हमारे घर के अंदर की बात बता रहा है, यानी कि हमारे घर के अंदर ही कुछ सभ्य लोग होते हैं, कुछ बर्बर लोग होते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना घर के अंदर कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, एक ही परिवार में। तो कह सकते हैं कि होम्स ने कहा है कि जो भारत है उसके अंदर सभ्यता और बर्बरता के मध्य
संघर्ष है, ये होम्स ने कहा है। ठीक है, याद करवाने का एक तरीका बता रही हूँ, बाकी आपको अगर ऐसे याद हो तो वैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, पंडित नेहरू ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है और इन्होंने कहा है कि सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ और जिसने धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। ठीक है, सामान्य चीजें। अब देखिए जो इसके परिणाम है 1857 की क्रांति, इसके परिणाम क्या रहे, तो इसके परिणाम आपको सबको पता है। कंपनी का जो शासन था उसका अंत हो चुका था और उसका स्थान किसने ले लिया, जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश क्राउन है, उसने इसका स्थान ले लिया। जो गवर्नर जनरल है उसका पदनाम वायसराय कर दिया, जो रियासतों की ओर से पैरवी करता था। ठीक है, कंपनी की दो सभ्यताएं थी, एक तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थी और एक कोड ऑफ कंट्रोल थी। इन दोनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब कंपनी नहीं रही तो दोनों संस्थाएं का क्या काम, तो दोनों को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, एक भारतीय परिषद का गठन किया गया जिसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। ठीक है, एक भारत सचिव पद का गठन किया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के अंदर होता था। एक पील कमीशन बिठाई गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो भारतीय सैनिक है इनकी संख्या में बदलाव किया गया, क्योंकि देखिए उस वक्त जो सेना थी उसके अंदर मैक्सिमम कौन थे, भारतीय थे और ब्रिटिश जो अधिकारी थे सिर्फ वही ब्रिटिश थे। तो इस वजह से भी क्रांति को ज़्यादा तूल मिला, क्योंकि जो सैनिक थे वो भी किस में जा मिले थे, क्रांतिकारियों के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो पील कमीशन थे उसने कहा कि सबसे पहले तो क्या करो, जो सैनिकों की संख्या उसमें बदलाव करो, उसमें भारतीयों को कम से कम करो, यानी कि 1:5 है, यानी कि जहाँ 5 व्यक्ति पर एक ब्रिटिश सरकार अधिकारी था ना, उसको बदल कर क्या कर दिया गया, बम्बई और मद्रास के अंदर 1:3 और 1:2, यानी कि बम्बई मद्रास में 1:3 और बंगाल के अंदर 1:2 कर दिया, यानी कि 3 ब्रिटिशों के ऊपर 1 भारतीय और 3 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश और 2 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश अफसर, ऐसे कर दिया गया। ठीक है, इलाहाबाद घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 को, जिसे विक्टोरिया घोषणा भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा बदलाव किया कि धर्म नस्ल के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे और जो गोद लेने पर पाबंदी लगा रखी थी उसमें भी छूट दे दी गई। ठीक है, और जो सेना थी उसके अंदर पहले जो राजपूत, जाट और मराठा थे इनकी भी संख्या ज़्यादा थी, तो उसकी अपेक्षा ये क्या, इन्होंने विद्रोह में ज़्यादा साथ दिया था, इसलिए इनके अपेक्षा जो सिख और गोरखा सैनिक थे ना, जिन्होंने अंग्रेजों का बहुत सहयोग किया था 1857 की क्रांति में, तो उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, डलहौजी ने जो अवध है उसके संदर्भ में कुछ नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दे रखे, कुछ वो देख लेते हैं हम, एनसीईआरटी के अंदर दे रखे, तो याद रखना है आपको कि डलहौजी ने 1851 के अंदर ये कहा था, किसके बारे में कहा था, अवध के बारे में कहा था। तो पूछ सकते हैं कि ये जो कथन है ये किसने कहा था, डलहौजी ने, किसके पक्ष में कहा था, किसके संदर्भ में कहा था, तो अवध के संदर्भ में कहा था कि ये गिलास फल, वहाँ पर गिलास फल ही दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर, तो ये गिलास फल जिसे चेरी कहते हैं, एक दिन हमारे ही मुंह में आ गिरेगा। ठीक है, ये किसके संदर्भ में कहा गया, अवध के संदर्भ में कहा गया, और ये 1851 में बात की गई और 1856 में तो इसको किसमें मिला लिया गया, ब्रिटिश जो क्षेत्र है उसके अंदर मिला लिया गया। ठीक है, 1861 में एक सीताराम पांडे थे, एक सैनिक अधिकारी थे अंग्रेजी सेना के अंदर। उन्होंने अपने संस्मरण, उनको अंग्रेजी जो सैनिक थे ना, उन्होंने वो मतलब ये थोड़े से जो अंग्रेज अधिकारी है ना उनके पक्ष के व्यक्ति थे, तो इन्होंने कहा कि आप अपने संस्मरण लिखिए। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों को अच्छा दिखाया गया था, तो सीताराम पांडित जो है इन्होंने अपने संस्मरण लिखे और इसका नाम था सिपाही से सूबेदार तक। इन्होंने हिंदी में लिखा था सिपाही से सूबेदार तक। ठीक है, सूबेदार तक। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, नोरगेट एक अंग्रेजी अधिकारी, उन्होंने लिखा है फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार। ठीक है, इन्होंने इसमें अंग्रेजों को अच्छा बताया और भारतीय सैनिकों, जो भारतीय सेना है या फिर भारतीय जो व्यक्ति है उनके बारे में बोला है कि उनको कोई गलतफहमी हो गई, उन्होंने गलतफहमी के अंदर विद्रोह कर दिया, कुछ अफवाहें फैल गई थी, उसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है और कुछ उसकी लाइनें जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है जो उन्होंने लिखा है। ठीक है, 1849 के अंदर 1849 में डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि जो जफर है, जो बहादुर शाह जफर है, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। ये कुछ क्रांति भड़काने वाले चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रांति भड़की थी, या जो शासक वगैरह है उन्होंने उसका विरोध किया था, तो वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया था कि किसके ऐलान पर क्रांति भड़की थी कि जफर को किले से, जफर के परिवार को किले से निकाल दिया जाएगा। तो ये किसने कहा था, डलहौजी ने कहा था। और 1856 में जो कैनिंग थे, जो जीजी थे, उन्होंने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर है ये आखिरी बादशाह होंगे, यानी कि इसके बाद में जो उसके पुत्र वगैरह है उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, उनको सिर्फ एक राजकुमारों की तरह ही दर्जा होगा। इसके बाद में एक चित्र भी दिया गया है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये बहुत ही फेमस चित्र है, तो पूछा जा सकता है कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है, इस चित्र के चित्रकार कौन है, तो जॉन स्पार्कर जो है इसके चित्रकार है। इसमें दिखाया गया है कि जब लखनऊ पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया था, तो लखनऊ को जो आज़ाद करवाने के लिए वहाँ पर जो आए थे, हैव लोग आए थे, जो
होम्स आए थे या फिर जो अन्य कैंपबेल वगैरह जो आए थे सैनिक अधिकारी, तो लास्ट में जब कैंपबेल आए थे तो कैसी स्थिति वहाँ पर हो गई थी, कैसे उन्होंने क्रांतिकारियों को मार गिराया था और कैसे वहाँ के जो सैनिक अधिकारी थे उनको स्वतंत्र करवाया था। तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है जोन्स पार्कर के द्वारा चित्रित एक चित्र है। ठीक है, अवध में एकमुश्त बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1856-57 में ये लागू किया गया था। इसके अलावा एक युद्ध दे रखा है चिन्हाट का युद्ध, इसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। तो ये पूछ सकते हैं कि कब हुआ था? तो 30 जून 1857 को हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों चैप्टर की, जो 12वीं क्लास का है, जो 8वीं क्लास का है, दोनों ही चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।